नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रिजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई का जो बैच है हमने स्टार्ट कर दिया है। हिंदी में पढ़ा रहा हूं, जीके में पढ़ा रहा हूं। हिंदी में हम आज तीसरा वीडियो करने वाले हैं और संविधान जीके में संविधान हमने शुरू किया है, जिसके 2 वीडियो अपलोड मैंने कर दिए हैं। आपने वो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां पे आप दोनों सब्जेक्टों का लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक, तो आज जो हमारी तीसरी क्लास होगी और वर्णमाला की दूसरी क्लास, ठीक क्रम में तीसरी है, वर्णमाला का दूसरा भाग है ये। इसे आज हम अच्छे से समझ लेंगे। पहले में हमने समझा था स्वर किसे कहते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक, और शब्दों में, अक्षरों में, वर्णों में क्या क्या अंतर है, ये सारा चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। तो आज जो चर्चा होगी वो केवल और केवल व्यंजन पे होगी, केवल और केवल व्यंजन पे होगी। लेकिन स्वर के बारे में अंत में मैं आपको 1-2 बातें और बता दूंगा जो टाइम की वजह से आपको नहीं बता पाया था, क्योंकि कल की वीडियो ज्यादा लंबी हो रही थी। तो आज हम व्यंजन पढ़ने वाले हैं। तो व्यंजन में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, अब व्यंजनों का वर्गीकरण से पहले मैं आपको बता दूं, व्यंजनों की जो संख्या होती है, व्यंजनों की जो संख्या ये होती है 33, और 33 ही आपको लगा करके आना है। ये 33 है और स्वर 11 थे, टोटल मिलकर 44 हो जाते हैं। लेकिन आपने पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है कि टोटल जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, 52 होते हैं। आप सोचेंगे 33 ये 11 वो, ये तो 44 ही हो रहे हैं, बाकी के कहाँ गए। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें, पूरे 52 ही आपके सामने आ जाएंगे। और इन्हें मान्यता क्यों दी गई है ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी, और उन्हें हम व्यंजनों में क्यों नहीं गिनते हैं ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी। अगर वो व्यंजन नहीं है तो उन्हें किन रूप में जाना जाता है, सारी बातें आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो अंत तक बने रहना। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, यही आपको सही टिक करके आना है। अब व्यंजन कहते किसे हैं दोस्तों, इसकी परिभाषा अगर आपसे पूछ लिया जाए व्यंजन किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, परिभाषा पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। किसी भी चीज को हम समझते हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में जान लेना जरूरी होता है। तो व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है उसको हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के अंदर छोटा आ शामिल होता है। बिना छोटा आ के शामिल किए वर्णों का, व्यंजनों का उच्चारण संभव ही नहीं है। जैसे कि अगर मैंने यहां पर लिख दिया का, तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि इसके अंदर छोटा आ शामिल है। अगर किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत लगा हुआ है तो इसका मतलब यह होता है कि उसके अंदर से आ निकाल दिया गया है, जिसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आधा का। ठीक, आधा पा, इस तरीके से हम बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको लिख दूं यहां पर एक शब्द प्यार, ये भी ठीक लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं इस तरीके से तो ये भी ठीक है, क्योंकि हलंत का मतलब क्या है कि अब ये आधा हो गया है, पूर्ण नहीं है, इसके अंदर से आ निकाल दिया गया है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि बिना स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण संभव ही नहीं है। तो ये होती है व्यंजन की परिभाषा। अब करते हैं दोस्तों व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक, क्या करते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण। एक एक बात आपको समझनी होगी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक पेन और आप रजिस्टर लेके बैठ जाएं। वर्गीकरण अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजनों का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या जो है दोस्तों वो 25 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं और स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, तो वही सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं। हर एक बात मैं बोर्ड पर नहीं लिख सकता, इसलिए अगर आपको लगता है कि ये बात काम की है, मुझे नहीं पता कि आपके काम की कौन सी बात हो सकती है। अगर आपको पहले से ही पढ़े हुए हैं तो हो सकता है आप थोड़ा कम ध्यान दें, लेकिन अगर आप पहली बार हिंदी पढ़ रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भी मैं बोलूं और आपको काम का हो तो उसे आप जरूर नोट करके चलें, लंबे समय तक याद रहता है। ठीक, तो स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा फेफड़ों से निकलकर मुंह के किसी भी अंग को छूकर आए, मुंह को किसी भी अंग को छूकर आए, उसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। मतलब छूकर आए का मतलब क्या हो गया, स्पर्श करके आए। जैसे गले को स्पर्श करके आए, तालू को स्पर्श करके आए, दांतों को स्पर्श करके आए, होठों को स्पर्श करके आए, उसको हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, 25 होती है। लेकिन दोस्तों इसी में 2 व्यंजन और होते हैं, इसलिए इनकी टोटल संख्या जो हो जाती है वो हो जाती है 27। अब ये 2 कौन से हैं, ये आपको
अभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। देखो, का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, झा, ड़ा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। और ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं स्पर्शी व्यंजन। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। अब आपने देखा होगा कि ये वाला जो व्यंजन है, इसके नीचे एक हम बिंदी लगा देते हैं तो ये अड़ा हो जाता है, और इसके नीचे भी अगर हम एक बिंदी लगा देते हैं तो ये भी अड़ा। मैं इधर को बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं। तो इन दोनों को क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं द्विगुण या फिर उक्षिप्त व्यंजन। इसको, इसको और इसको। ठीक है दोस्तों, अगर इनके नीचे एक एक बिंदी लगा दी जाए तो क्या हो जाता है? द्विगुण व्यंजन या फिर उक्षिप्त व्यंजन। और उक्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं, अगर जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा ऊपर वाला तलवा होता है, इसके पिछले भाग को कहते हैं तालव्य, और जो अगला भाग होता है उसको कहते हैं मूर्धन्य। तलवे का अगला भाग। तो जब जीव मूर्धन्य से टकराए मतलब ऊपर वाले तलवे के अगले भाग से टकराकर एकदम झटके से नीचे आए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीव मूर्धन्य से टकराकर झटके से नीचे आए, उन्हें हम उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अगर आप बोल के देखेंगे ड़ा, तो आपको ऐसे ही लगेगा, जीव तलवे के ऊपर के आगे के हिस्से से लगेगी और झटके से नीचे आएगी, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उक्षिप्त व्यंजन, है ना, ड़ा। अब स्पर्शी व्यंजन समझ में आ गया आपको। और जो दो थे जो मैं आपसे बता रहा था, वो कौन कौन से हैं? वो दोनों यही हैं। और इन दोनों को अगर हम ले लेते हैं तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 27 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इनका उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हवा हमारे मुंह के किसी एक भाग को टच करके आती है, स्पर्श करके आती है, तो उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब कहां कहां से मतलब कौन से वर्णों को बोलने में हवा कहां से टकराएगी, ठीक, तो उसे उसी का नाम दे दिया जाता है। तो उसे हम कहते हैं उच्चारण स्थान। हवा कहां से टकरा के आई, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका क्या है, तो ये सारी बातें हम अभी समझ लेते हैं। तो मैं इसको अब मिटा देता हूं। अब इनका हम क्या करेंगे? उच्चारण स्थान से वर्गीकरण। एक बात जो मैंने आपको कल बताई थी, दोबारा समझ लें। ये मान लीजिए हमने कोई इस तरीके से ये एक चेहरा बना दिया है ना, एक चेहरा बना दिया। मेरी आर्ट थोड़ी ठीक नहीं है। मान लीजिए ये गला है ना, तो इसको हम बोलते हैं कंठ। और फिर गले के बाद ऊपर क्या आता है हमारा? तलवा। तलवे के पिछले भाग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम बोलते हैं तालु। और जो तलवे का अगला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मूर्धन्य। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे दांत। उसके बाद आ जाते हैं हमारे होंठ। ये इसका क्रम होता है कि सबसे पहले गला यानी कि कंठ, उसके बाद में ऊपर वाले तालु का पिछला वाला हिस्सा यानी कि तालव्य, फिर उसका जो अगला वाला हिस्सा उसको मूर्धन्य, फिर उसके आगे हमारे दांत, फिर उसके आगे हमारे होंठ। ये इसका क्रम होता है। अगर ये आपको पूरा इसी तरीके से याद है जैसा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो उच्चारण स्थान याद करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कैसे? सबसे पहले हवा कहां से टकराई? कंठ में टकराई। तो पहला वाला जो वर्ग है, का वर्ग इसको हम बोलते हैं। का वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। तो ये हो गया हमारा कंठ, यानी कंठिया भी बोल देते हैं इसको। फिर उसके बाद में फिर हमारे तालु के पिछले वाले हिस्से से यानी तालव्य से टकराया।
तो जो दूसरी वाली लाइन है चा वर्ग वाली वो पूरी हो जाएगी तालव्य। फिर उसके बाद में हवा कहां से टकराई, ऊपर वाले तालु के अगले भाग से, जिसको हम बोलते हैं मूर्धन्य। तो तीसरे नंबर पर जो हमारा टा वर्ग है ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 आते हैं। ठीक, ये पूरा क्या हो गया, मूर्धन्य हो गया। फिर उसके बाद में हवा कहां से टकराई, दांतों से टकराई, तो इनको हम बोलते हैं दंत, या फिर दंतीय भी कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद में सबसे आगे क्या बचा, होठ। तो सबसे अंत वाला जो वर्ग है पा वर्ग, इसको हम कह देते हैं दंतीय व्यंजन, वो सॉरी ओष्ठीय, ओष्ठीय व्यंजन ये वाले हो जाते हैं। तो देखा आपने कितना सिंपल था इनका उच्चारण स्थान याद करना। अब देखो दोस्तों, इनका जो वर्गीकरण है ये तो हो गया हमारा उच्चारण के हिसाब से। अब करेंगे इनका सघोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक, तो इसका वर्गीकरण करते हैं। आप अपने हिसाब से लिख लेना इसको, लेकिन मैं मतलब बार बार लिखूंगा तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें समय ज्यादा लगेगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं अब इसको मिटा रहा हूं, अगर आपको समझ में आ गया हो तो, वरना आप वीडियो पॉज करके दोबारा देख लेना। तो मैं इसको इधर से मिटा रहा हूं। अब हम समझ लेते हैं कि महाप्राण और अल्पप्राण क्या होता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं लिखूं अल्पप्राण, तो अल्पप्राण का जो मतलब होता है वो ये होता है किसी व्यंजन के उच्चारण में जब हवा, प्राण का मतलब यहां पर हवा से है, वायु से है, किसी व्यंजन के उच्चारण में जब हवा कम निकलती है, प्राण मतलब हवा और अल्प माने कम। ठीक, प्राण माने हवा और अल्प माने कम। जब हवा कम निकलती है तो उसे बोलते हैं हम अल्पप्राण, और जब हवा ज्यादा निकलती है तो उसे बोलते हैं हम महाप्राण। प्राण का मतलब वायु से है। परिभाषा भी याद रखना, पूछ लिया जाता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा ज्यादा निकलती है या वायु ज्यादा निकलती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, या जिनमें कम निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। तो अल्पप्राण और महाप्राण आपको समझ में आ गया। अब इनमें अल्पप्राण और महाप्राण कौन से हैं, इंपोर्टेंट ये है। तो इसे समझने के लिए हम करेंगे, देखो जब हम वर्णमाला शुरू करते हैं, पूरी वर्णमाला, तो सबसे पहले क्या आता है, छोटा आ। तो शुरुआत कहां से हुई वर्णमाला की, आ से। तो हम यहां से कभी आपको मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि पहले महाप्राण लेके चले या अल्प प्राण लेके चले। इसको आप एक ट्रिक के रूप में भी देख सकते हैं कि आप हमेशा माइंड में ये सेट कर लीजिए कि वर्णमाला जो शुरू होती है वो छोटे आ से शुरू होती है। तो हम यहां पर लिखेंगे आ, अल्प लिख देता हूं, ठीक, और यहां पर लिख देता हूं मैं महा, फिर यहां पर अल्प, यहां पर महा और यहां पर अल्प। प्राण आप अपने आप लिख लेना, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। अभी तो ये आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में होंगे या वैसे भी जब आप याद करेंगे तो आप थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार महाप्राण से शुरू था या अल्प प्राण से शुरू था। तो इसलिए आप, जो मैंने अभी आपको बात बताई थी कि वर्णमाला जो शुरू होती है वो आ से शुरू होती है, तो इसलिए हमें अल्प से शुरू करेंगे, आ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो अपने आप ये होगा एक अल्प एक महा, एक अल्प एक महा। तो ये जो हो गया हमारा पूरा, जो ये वाली जो लाइन हो गई, ये हो गई अल्प प्राण, अल्प प्राण जिसके अंदर ये द्विगुण व्यंजन भी आ रहे हैं, और ये भी हमारी अल्प प्राण। ठीक, ये अल्प प्राण, और बाकी कितने ये जो बचे ये महाप्राण, ये महाप्राण। ठीक, अब दोस्तों महाप्राण की अगर हम बात करें, ये इस तरीके से तो पूछा ही जाता है आपसे, इनमें से कोई सा भी एक रख देगा, कोई सा भी एक रख देगा, ये तो आपसे पूछा ही जाता है। लेकिन आपको याद रहे इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कोई भी एक वर्ण ना दे करके आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा वर्ग होता है। ठीक, तो उसमें आप कहेंगे कि प्रत्येक वर्ग का पहला, जैसे का वर्ग है तो इसका पहला, चा वर्ग है तो इसका पहला, टा वर्ग है इसका पहला, ता वर्ग है इसका पहला, और पा वर्ग है इसका पहला। इस तरीके से याद रखना कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा, ये आपको याद है, और ऐसे ही पूछ लिया जाता है। ठीक, तो इसलिए तो मैं कह रहा था ये आपको क्रम याद रखना होगा। फिर अगर उसकी बात करें
नहीं सॉरी, ये अल्प प्राण है। महाप्राण की अगर हम बात करें, महाप्राण की, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा। तो आजकल ये भी केवल इतना ही पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप ये चीज हमेशा ध्यान में रखें कि कहां से शुरू होता है। तो अल्प प्राण, महाप्राण क्या होता है, क्या इनकी परिभाषा होती है, आपको समझ में आ गया। और इसमें कौन कौन से वर्ग का कौन कौन सा वर्ण होता है, ये भी आपको समझ में आ गया। और याद कैसे रखना है, ये ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब बात करते हैं सघोष और अघोष के हिसाब से जो इनका वर्गीकरण है उसे कैसे करते हैं। ठीक, अब मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। देखो, पहले हम जान लेते हैं कि अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है। परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं, मैं बार बार आपसे बता रहा हूं, तो इसलिए मेरी हर एक बात को नोट करें अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं। अगर समझते हैं तो कोई बात ही नहीं है, शॉर्ट में पढ़ सकते हैं आप। देखो, सबसे पहले करते हैं अघोष की बात। तो जब हवा, मतलब हवा नहीं, जब जिन वर्णों के उच्चारण में, अब मैं वर्णों की बात कर रहा हूं, वर्णों में स्वर भी हो गए और व्यंजन भी हो गए। ठीक, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में अगर कंपन होता है तो वो तो होते हैं दोस्तों सघोष। सघोष, इसको हम सघोष या फिर केवल घोष ही कह देते हैं। ठीक, और एक होता है हमारा अघोष। तो सघोष कौन से, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर इंद्रियों में कंपन होता है वो होते हैं सघोष या फिर घोष। और अघोष कौन से हो गए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर इंद्रियों में कंपन नहीं होता, वो क्या होते हैं, अघोष होते हैं। याद रखना, जितने भी स्वर होते हैं, कुल स्वर मैं यहां पर लिख दूं, वो सारे के सारे हमारे सघोष होते हैं। कोई भी स्वर हमारा अघोष नहीं है, यानी कि प्रत्येक स्वर का उच्चारण करने में स्वर इंद्रियों में कंपन होगा ही होगा। ठीक, अब करते हैं इनमें कौन कौन से अघोष हैं और कौन कौन से सघोष हैं। तो देखो, जो ट्रिक मैंने अभी बताई थी ना, वो यहां भी काम आने वाली है। कैसे काम आने वाली है, ये होता है आपका अघोष, ये होता है आपका अघोष, और बाकी के जो लास्ट के तीनों बचे ये सघोष, सघोष और सघोष। ठीक, तो यहां भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि अघोष पहले था या सघोष पहले था। ठीक है, ये भी थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो हमेशा वही बात याद रखना कि वर्णमाला जो शुरू होती है वो छोटे आ से शुरू होती है। इसलिए अघोष हो या अल्प प्राण, या प्राण की बात चले, अल्प प्राण महाप्राण की, आ से ही शुरू करना है। अल्प प्राण में क्या करना है, एक छोड़ के एक है, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, फिर अल्प प्राण। और अघोष अघोष में क्या है, शुरू के दो जो होंगे वो होंगे आपके अघोष अघोष, और लास्ट के जो तीन होंगे वो होंगे आपके सघोष सघोष सघोष। ठीक, तो ये वाली जो पूरी लाइन हो गई, ये हो गई आपकी अघोष, और ये वाली जो पूरी लाइन हो गई ये हो गई आपकी अघोष, और बाकी जो तीनों बची ये हो गई आपकी सघोष। ठीक, जिसके अंदर ये उच्छिष्ट या फिर द्विगुण व्यंजन भी शामिल हो जाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। और याद करने की ट्रिक क्या है वो भी मैंने आपको बता दी, सघोष अघोष क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों बात आती है हमारी एक, जो मैं कल भी आपको शायद बताने का सोच रहा था, अनुनासिक, अनुनासिक और नासिक्य। मतलब अनुनासिक को ही हम नासिक्य भी बोलते हैं, और दूसरा जो शब्द चलता है वो चलता है निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। ठीक है दोस्तों, अनुनासिक क्या होता है, या फिर नासिक्य क्या होता है, या फिर निर्नुनासिक क्या होता है। तो अनुनासिक और नासिक्य एक ही शब्द है, और निर्नुनासिक अलग अंतर रखता है। अनुनासिक कौन से वर्ण होते हैं और निर्नुनासिक कौन से वर्ण होते हैं। तो पहले इन्हें समझ लेते हैं कि बोलते किसको है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले उन्हें हम कहते हैं नासिक्य या फिर अनुनासिक।
और जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकले, मतलब नाक से ना निकले, उन्हें कहते हैं निर्नुनासिक। ठीक, नासिक्य का तो आपको समझ में आ गया होगा कि नाक से भी निकलेगी। निर्नुनासिक ये आपको याद रखना कि इसमें हवा नाक से नहीं निकलती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको स्वर में ऐसे पूछ लिया जाए कि ये नासिक है या निर्नुनासिक है, तो आपको कहना होगा कि ये जो है निर्नुनासिक है। क्या है? निर्नुनासिक। और अगर यहां पर आपसे बिंदी लगाकर पूछा जाए, है ना, ऐसे पूछ लिया जाए, यहां बिंदी लगा दी जाए, तो आप कहेंगे नासिक्य, क्योंकि इनका उच्चारण के लिए हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलेगी। अब बात करते हैं व्यंजन की। तो जो अभी मैंने यहां पर ग्राफ आपके लिए बनाया था, तो जो पांचवी जो लाइन थी जिसमें ये था, ये था, ये था, और क्या था? ना था और मां था। तो ये जो प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर जो होता है, पंचमी तो है लास्ट वाला, तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा नासिक्य होता है। आप चाहें तो वो जो आपने ग्राफ बनाया होगा ना, लास्ट में जाके अघोष सघोष की जगह के बराबर में ही आप नासिक्य भी वहीं पे उतार लेना, आपको याद अलग से बनाने की जरूरत नहीं, या फिर आप अलग से भी बना लें कि प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है वो नासिक्य होता है, और बाकी क्या होते हैं? निर्नुनासिक होते हैं। नासिक्य होता है मतलब अनुनासिक होता है। तो इतना भी आपको याद रखना होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब कुछ और वर्णों की बात कर लेते हैं और व्यंजनों की बात कर लेते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। ये कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और बा। ये है हमारे चार अंतस्थ व्यंजन। आपसे पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? चार है। और कौन कौन से हैं? यारा, लावा, ये हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब इनका भी हम वर्गीकरण कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। तो सबसे पहले तालव्य है। तो तालव्य में आपका आ जाएगा या, सही है। फिर आ जाएगा वत्सर्य। वत्सर्य में क्या आ जाएगा आपका? रा और ला। फिर बचा हमारा वा, तो इसको हम कहते हैं दंतोष्ठ। तो ये हमारा क्या बचा? वा। ये इनका उच्चारण के हिसाब से वर्गीकरण हो जाता है यारा लावा का। ठीक, दंतोष्ठ का क्या मतलब हो गया? मतलब होठ और दांत का, होठ और दांत है ना, तो वाह जैसे आप बोलेंगे वाह, ये वो वाला वाह नहीं है पेट चिरा हुआ वाला, ये वाह है। तो आप देखेंगे नीचे वाले दांत ऊपर वाले होठ से लगेंगे, अगर आप इसका सही उच्चारण कर पा रहे हैं तब। वाह जब आप बोलेंगे तो नीचे वाले दांत ऊपर वाले होठों से लगेंगे, यानी दांत और ऊपर वाले होठों का जो मिश्रण है वो क्या है? दंतोष्ठ, और वहीं से बोला जाता है वाह। वत्सल्य, राउल्ला, तालव्य, या। ये तो हो गया इनका उच्चारण के हिसाब से वर्गीकरण। अब हम देखते हैं कि इनमें से अल्प प्राण कौन से हैं और महाप्राण कौन से हैं। जैसे अभी हमने स्पर्शी व्यंजनों के बारे में जाना था, वैसे ही हम जानेंगे इनके बारे में। तो यार अलावा ये किस अवस्था में आएंगे? मतलब अल्प प्राण है या महाप्राण है? तो मैं कहूं कि ये चारों के चारों क्या हैं आपके? चारों के चारों आपके अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण है। और चारों के चारों आपके सघोष हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना कि चारों आपके अल्प प्राण हैं और चारों ही सघोष हैं। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है ना। इसकी एक ऐसी ट्रिक मैं अभी आपको बता दूंगा कि जिंदगी में आप सब कुछ भूल जाएंगे, बस इनका उच्चारण स्थान ही नहीं भूलेंगे। ईमानदारी से बता रहा हूं, आप थोड़ा सा पैसेंस बना के रखना कि उच्चारण स्थान में अगर आपको प्रॉब्लम आएगी ना, तो मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि सब कुछ भूल जाए आप, पर इसका ही उच्चारण स्थान नहीं भूलेंगे इनका। तो पहले हम आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब इनका जो वर्गीकरण बचा, अल्प प्राण महाप्राण में भी हो गया, सारे के सारे अल्प प्राण थे, सारे के सारे सघोष थे। अब इसमें कुछ व्यंजन ऐसे भी हैं जिनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि सबसे पहले आपसे इंपोर्टेंट है बहुत, अर्धस्वर कौन कौन से हैं। अर्धस्वर मतलब आधे स्वर आधे व्यंजन, तो वो हैं आपके या और वा। फिर आपसे इसी में से पूछ लिया जाता है कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो आप बताएंगे रा। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि इन्हीं में से पार्श्विक यानी पूरी वर्णमाला में लुंठित व्यंजन कौन सा है, रा, और पूरी वर्णमाला में पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो आप बताएंगे ला। ठीक, इतना आप जरूर क्या कह रहा था मैं, पार्श्विक जो व्यंजन होता है वो ला होता है, और लुंठित जो व्यंजन होता है वो रा, और अर्धस्वर जो होते हैं वो या और बा होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो 4 थी, इनका जो वर्गीकरण था हमने हर तरीके से कर लिया है। अब चलते हैं आगे। अब संघर्षी या फिर ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ऊष्म और या फिर इन्हें हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में गर्म हवा निकलती है मुंह से, उसे हम कहते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। संख्या कितनी है इनकी, 4 है, और कौन से हैं, बड़ा सा, छोटा सा, पेट चिरा सा और फिर हा। कितने हैं टोटल, 4 हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर सबसे पहले जैसे उनका वर्गीकरण करा था, अब इनका वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले क्या था, तालव्य है ना, क्योंकि इसमें कंठ्य कोई भी नहीं होता और ना ही उसमें होता था। तो तालव्य जो है आपका वो हो जाएगा आपका बड़ा वाला सा। फिर आपका बचेगा दोस्तों यहां पर वत्सर्य, वत्सर्य जो है वो बचा आपका सा। फिर बचता है आपका पेट चिरा वाला सा। इसका जो उच्चारण स्थान है ये है आपका मूर्धन्य। मूर्धन्य कौन सा है, पेट चिरा वाला सा। और फिर बचा हमारा हा, इसको कहते हैं स्वर तंत्रीय। केवल पूरी वर्णमाला में एक ही व्यंजन ऐसा है जिसका उच्चारण स्थान स्वर तंत्रीय है। तो ये स्पेशल आपसे पूछा जाता है, इसलिए हा को आप याद रखें। ठीक, तो क्या हो गया दोस्तों, उच्चारण स्थान तालव्य सा, वत्सर्य सा, मूर्धन्य सा और स्वर तंत्रीय हा। अब इनका जो वर्गीकरण होगा अल्प प्राण और महाप्राण में होगा। तो याद रखना दोस्तों, जो चारों के चारों हैं वो हैं आपके क्या हैं, ये जो चारों हैं महाप्राण हैं। ठीक, लेकिन अगर आपसे सघोष और अघोष की चर्चा की जाए तो केवल हा आपका सघोष है और बाकी के तीनों क्या है, अघोष है। इतना आप जरूर याद रखना। ठीक, थोड़ी सी इंक डाल देता हूं। तो दोस्तों ऊष्म और संघर्षी व्यंजनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो मैं आपसे कह रहा था कि मैं एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा जो आपको मतलब एकदम से याद हो जाएगी। देखो, वो तो आपका जो मैं टेबल बनाई थी अभी स्पर्शी व्यंजनों वाली, वो तो आप पूरा ही याद रख लेंगे कैसे कैसे क्या था। लेकिन अगर इनमें कंफ्यूजन हो जाए तो इन्हें आप कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले ले देते हैं तालव्य, फिर उसके बाद में ले लेते हैं वत्सर्य आया था। ठीक, तो देखो तालव्य क्या है आप याद रखना यस, वत्सर्य क्या है आप याद रखना सरल। ठीक है, कैसे, अगर आपसे पूछा जाए इन मतलब
ऊष्म और संघर्षी और अंतस्थ दोनों मिला के बात कर रहा हूं मैं। तालव्य कौन सा है, आप एकदम याद रखना, या और सा, यानी यस याद रखना है आपको। बत्तरीय पूछा जाए तो आपको सरल याद रखना, सा रा उल्ला। ठीक हो गया याद। स्वर तंत्रीय पूरी वर्णमाला में एक ही है, हा, वो भी आपको याद रहेगा। दंतोष्ठ बा, ये भी आपको याद ही रहेगा। और बाकी के ये सारे मैंने लिखवाई दिए हैं आपको। ठीक, तो इसलिए आप बिल्कुल भी ना घबराएं, इस तरीके से याद कर ले। अगर ये आपने याद रखे, तालव्य यस और बत्तरीय सरल, जिंदगी में कभी भी आप नहीं भूलेंगे इनका उच्चारण स्थान। और बाकी जो टेबल थी वो तो आपको याद है ही। और हा का जैसे मैंने बताया पूरी वर्णमाला में एक ही है, तो वो भी आपको याद रहेगा। ठीक, और बाकी कोई बचा ही नहीं। बा था, उसका भी हो गया था। दंतोष्ठ, वो भी एक अलग ही था, अलग से ही था, जैसे कि उसका उच्चारण ही ऐसा हो रहा है ना, वाह, तो वो भी आपको याद रहेगा। अब चलते हैं दोस्तों हम संयुक्त व्यंजनों की ओर। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त का मतलब ये होता है जुड़ा हुआ, दो से बना हुआ, मिला हुआ। तो जो व्यंजन दो व्यंजनों की सहायता से मिलकर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? इनकी भी 4 है, छा और त्रा और ज्ञा और आपका ये आपने देखा होगा, ये चारों क्या है आपके? संयुक्त व्यंजन है। अब ये किन किन व्यंजनों से मिलकर बने हैं ये हम देख लेते हैं। आधा का और ये वाला सा, पेट चिरा वाला, इतना हो गया। आधा ता पूरा रा, ये भी हो गया। आधा जा और आपने देखा होगा आधा जा और क्या था? हाँ यही था। और ये पूरा आधा सा पूरा रा, इनसे मिलकर बनते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक, आपसे पूछा जाता है कि छा का क्रम किस व्यंजन के बाद आता है, तो आपका उत्तर होगा का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। छा का जो क्रम है वो किस व्यंजन के बाद आता है, किस वर्ण के बाद आता है, तो आपका उत्तर होगा का। ठीक, ये आप याद रखना। तो व्यंजनों के बारे में जो मोटी मोटी बातें थी वो हम सबने जान ही ली हैं। अब देखते हैं दोस्तों स्वर, जैसे कि मैंने बताया था कि लंबी वीडियो के चक्कर में मैं कुछ इंपोर्टेंट बातें रह गई थी। अगर देखो दोस्तों बात चले अनुस्वार या फिर इसको अयोगवाह भी कहते हैं, तो ये हो जाता है आपका ये। और अगर आपसे कहा जाए विसर्ग, तो विसर्ग बोलते हैं दोस्तों इसको, है ना, जो पीछे हम विसर्ग लगा देते हैं। तो इतना आप याद रखना। अब देखो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि पूरे बामन करके देखने हैं, तो देखो दोस्तों होता क्या है कि स्पर्शी व्यंजन से शुरुआत करते हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने थे? 25। अंतस्थ व्यंजन कितने थे? 4। और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कितने थे? 4। इन्हें जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9, 9 और 4 13, हासिल का 1, 2 और 1 3, 33। तो ये जो कुल संख्या थी हमारी, ये क्या थी? मैंने जैसे आपको बताया था कि कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है और 33 ही आपको लगाना है। तो 33 हो गई। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि व्यंजन अगर पूछे जाए कितने हैं तो आप 33 ही बताएं। अब बामन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बामन अभी करते हैं, कैसे होंगे? देखो संयुक्त व्यंजन है वो अपने आप में कोई वो नहीं रखते हैं, वो दो व्यंजनों के मेल से व्यंजन एक व्यंजन बनता है, तो इसलिए उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमें तो पूरे बामन करने हैं ना, तो इसमें हम लिख लेते हैं संयुक्त। ये कितने हो जाते हैं? 4। ठीक, फिर उसके बाद में आपने देखा होगा उच्छिप्त व्यंजनों के बारे में हमने पढ़ा था। उच्छिप्त और द्विगुण व्यंजन जो थे ये कितने थे? 2। तो 4 और 2 कितने हो जाते हैं? 6। 33 ये हो गए और 6 ये हो गए। तो टोटल जो बैठ रहे हैं वो कितने हो गए? अब ये 6 और 33 कितना हो गया? 39। 39 हो गया दोस्तों। अब 11 स्वर, तो कितना हो गया? ये स्वर हो गए। 9 और 1 10,
3 और 1 4 और 1 5, कितने हो गए 50, 50 हो गए। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, देखो कल की वीडियो आपने देखी होगी, मैंने 11 स्वर बताए थे, उसमें से 2 निकाल दिए थे। कौन से? यही जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अनुस्वर और विसर्ग, ये वाला और ये वाला। ये आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, इस्तेमाल भी क्या होगा। तो 2 ये हो गए दोस्तों, ठीक। 50 और 2 कितने हो गए? टोटल 52। तो इसलिए पूरी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो कितनी हो जाती है? 52। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 11। अगर आपसे पूछा जाए व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 33। ठीक, 33 कैसे है ये भी मैंने आपको बता दिया। स्पर्शी और अंतस्थ, और अंतस्थ इसको पूरा लिख देते हैं, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, इनको ही हम व्यंजनों में काउंट करते हैं। संयुक्त व्यंजनों को नहीं करते क्योंकि वो जो है 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। उच्छिष्ट व्यंजनों को इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि उनके नीचे हम क्या एक बिंदी लगाकर नए व्यंजन का निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए अगर टोटल की बात करेंगे तो 52 हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे अलग अलग पूछा जाए व्यंजनों की संख्या कितनी है और स्वरों की संख्या कितनी है तो आप 33 और 11 ही बताएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी एक क्लास। आप उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद भी आई होगी। मैं माफी मांगना चाहता हूं दोस्तों कि आज आपकी संविधान की क्लास नहीं हो पाई है क्योंकि आज थोड़ा मुझे काम था। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से संविधान की वीडियो देखें, आप वहां से हिंदी की वीडियो देखें। अगर आप भी किसी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही तौर पर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आप बस मेरे साथ मेहनत करते जाइए। संविधान का जो स्वाद है ना, जो टेस्ट है दोस्तों, अगर आपने पहली ही वीडियो से देखना शुरुआत कर दिया, आपका कभी मैं दावे से कह सकता हूं कि संविधान से कभी भी आपका मोह भंग नहीं हो सकता। इतनी मोहब्बत और इतना प्यार आपको संविधान से हो जाएगा, उसका स्वाद ही अलग है। एग्जाम के पर्पज से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आपको जो नॉलेज मिलेगी ना, क्योंकि दोस्तों कुछ बातें किताबों में नहीं होती, संविधान की भाषा बहुत टफ है, अच्छे से समझ में नहीं आती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप केवल वो पहले 2 वीडियो देख लें। प्रस्तावना मैंने पढ़ाया हुआ है, पहला ही वीडियो आप प्रस्तावना का देख लें। पूरा संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या सोच समझ कर संविधान लिखा था, उसी का पूरा निचोड़ है हमारी प्रस्तावना। संविधान को समझने से पहले प्रस्तावना को समझना जरूरी है। समझ में नहीं आई होगी आपके, पढ़ी कई बार होगी, लेकिन आप मेरा प्रस्तावना वाला पहला वाला वीडियो देखें, आपको समझ में भी आएगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ज्यादा वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं आपसे विदा लेता हूं। लेकिन दोस्तों मैं जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप कमेंट जरूर करें। कमेंट से मुझे थोड़ी ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, आप लोगों के प्रति और ज्यादा प्यार जगता है, रात को उठ उठ के वीडियो बनाने का मन करता है। तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।